तो ये अगला क्वेश्चन 2.6, a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 to the power minus 29 coulomb meter. A mole of the substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter. The direction of field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. तो एक कैसा है सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स का कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है उस मॉलिक्यूल के, उनमें कुछ सेपरेशन है। तो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो उनके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। आपको पता है P बराबर होता है Q इंटू 2A। मैग्नीट्यूड इसका Q इंटू 2A होता है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। 2A उन चार्जेस के बीच की सेपरेशन है। तो यही हमको दिया हुआ है 10 टू दी पावर माइनस 29 कूलम मीटर। तो हर मॉलिक्यूल का ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ऐसे किसी सब्सटेंस को पोलराइज किया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाई तो वो जो डाइपोल्स थे वो अरेंज हो गए, अपने आप को उन्होंने अरेंज कर लिया फील्ड की डायरेक्शन में। यानी क्या हो गया, उस स्पेसिमेन का पोलराइजेशन, उस सैंपल का पोलराइजेशन हो गया 100%। सभी डाइपोल्स जो हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। फिर क्या किया, इस फील्ड को सडनली चेंज किया। अभी फील्ड कैसी होगी, डाइपोल मोमेंट जो रहेगा उसकी डायरेक्शन के अलाइन होगी, अलोंग होगी। और अचानक से फील्ड को 60 डिग्री से बदल देने पर कितनी हीट रिलीज करेगा ये सब्सटेंस, ये हमको बताना है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। तो हर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, तो वो है 10 टू दी पावर 29 कूलम मीटर। अब हमको ये मालूम है कि एक मोल में होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है पर सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सब एडअप हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल का इतना है तो इतने मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29। तो ये आ गया टोटल डाइपोल मोमेंट। अब हमको चाहिए क्या है कि जब 60 डिग्री से फील्ड चेंज कर दी सडनली तो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो हीट एनर्जी का लेना देना होता है वर्क डन के साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पहले कितनी है, पहले कितनी है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। हमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए वो होता है P डॉट ई। P डॉट ई मतलब ही P कॉस थीटा, P कॉस थीटा। P डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो पहले वो सब डाइपोल्स अलाइन हो गए थे, अरेंज हो गए थे फील्ड की डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना होगा 0। और जो डाइपोल मोमेंट था टोटल वो ये निकाला हुआ था 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये टोटल डाइपोल मोमेंट। ये हुआ टोटल डाइपोल मोमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 10 टू दी पावर 6 की, और दोनों के बीच एंगल कितना 0, कॉस 0 होता है 1। और ये माइनस साइन क्यों आया हुआ है, तो माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, U बराबर होता है विद माइनस साइन P डॉट ई। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस आया रहता है, पहले से एक माइनस साइन होता है। आप टॉर्क वर्क डन आपने किया होगा डाइपोल का तो आपको पता होगा ये बात। अब आगे के लिए याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी होती है विद माइनस साइन P डॉट ई, माइनस पी कॉस थीटा। थीटा 0 है, सॉल्व करने पर आया माइनस 6 जूल। अब क्या हुआ, सडनली फील्ड को एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री पर कर दिया, तो यही थीटा अब 60 हो जाएगा। और फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो अब एनर्जी हो गई माइनस 3 जूल, माइनस 3 जूल। तो चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल है माइनस 3 जूल, इनिशियल थी माइनस 6 जूल। तो माइनस 3 जूल माइनस माइनस 6 जूल यानी 3 जूल। तो
there is loss in potential energy, there must be the energy released by the substance in the form of heat in aligning its dipoles. तो ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यह potential energy stored या work done by the external agent. तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3 जूल. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही हमसे पूछा हुआ था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2.7. अ comb run through one's dry hair attract small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? Remember, a paper does not conduct electricity. मतलब पेपर इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर होता है. तो ऐसा क्यों होता है कि जब क्या बोला है, comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. इसका आंसर क्या लिखा है देखते हैं, इसको समझते हैं. क्या बोला है, दिस इज बिकॉज द comb gets charged by friction. ये तो बिल्कुल सही बात है कि ड्राई हेयर से जब comb को रब करेंगे, when comb is rubbed with dry hair, क्या होता है, comb ये रेजिनस सब्सटेंस है, इसको ड्राई हेयर से जब रब करेंगे तो होता यह है कि हेयर के इलेक्ट्रॉन्स ये कोम में ट्रांसफर हो जाते हैं. कोम हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड और हेयर हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड. और जब इस कोम को हम पेपर पीस के पास लाएंगे तो होगा क्या, पहले तो इसकी हो गई है चार्जिंग, ये चार्ज बॉडी है अब कोम. और अब पेपर पीस के पास जब इसे लेकर आएंगे तो पेपर पीस तो है इंसुलेटिंग, ऐसा बना लेते हैं वो पेपर पीस, तो ये इंसुलेटिंग है, पर इसके पास होगा कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब इसमें होंगे डायपोल्स. तो होगा ये कि इसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगी और फील्ड प्रोड्यूस होने से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका होगा पोलराइजेशन होगा. ये लिखा हुआ है यहाँ, द मॉलिक्यूल्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कोम. इसने फील्ड प्रोड्यूस की, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसी फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस फील्ड की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होंगे, मतलब अरेंज कर लेंगे अपने आप को इस फील्ड की डायरेक्शन में. तो होगा क्या, होगा ये कि फील्ड की डायरेक्शन में जब इसको अरेंज किया तो इधर आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन से और इधर नेगेटिव चार्ज दूर. तो इस पॉजिटिव चार्ज को इसने क्या करना है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन होगा कम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में है तो ये अट्रैक्ट होते हैं, तो रिजल्टिंग अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. और उसके बाद क्या होगा, जब ये पेपर पीस इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो कंडक्शन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा चार्ज, ये इस वाले चार्ज से कम ही होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कोम पर नेगेटिव बच जाएगा और इस पेपर पर नेगेटिव, तो ये फ्लाई ऑफ भी हो जाएगा. तो आगे ऐसा भी पूछते हैं कि पहले ये अट्रैक्ट करता है और उसके बाद रिपेल करता है. तो इसमें बहुत सारी मेथड्स ऑफ चार्जिंग लग गई हैं. पहले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर इंडक्शन हुआ, उसके बाद अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद होगा रिपल्शन. अब आगे पूछा था कि यदि हेयर वेट हो या रेनी सीजन हो तो फिर ये कोम्ब इसको क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. उस समय क्या होगा कि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिलेगा बिटवीन ड्राई हेयर एंड कोम्ब. यदि ह्यूमिडिटी है, वेट है हेयर, तो क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कोम्ब रिड्यूसेस, द कोम्ब डज नॉट गेट चार्ज एंड thus इट विल नॉट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर. ऑर्डिनरी रबर तो होता है इंसुलेटर, ये पूछा हुआ है. बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. व्हाई इज दिस नेसेसरी. क्या होगा कि जब रनवे पर दौड़ता है हवाई जहाज, जब रनवे पर हवाई जहाज दौड़ता है टेक ऑफ या लैंडिंग के समय, तब उसके टायर्स और जमीन के बीच में होगा फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से टायर्स पर कुछ या उस एरोप्लेन की बॉडी पर कुछ चार्ज पैदा हो जाएगा और वो चार्ज पैदा हुआ क्योंकि हवा भी होती है वहां फ्रिक्शन के लिए, तो वो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो
खतरा बन सकते हैं, आग वाग लग सकती है, और इसलिए क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा कंडक्टिंग बना देते हैं उसके टायर्स को, ताकि जो चार्ज पैदा हो वो उसका ग्राउंडिंग या अर्थिंग हो जाए, वो ग्राउंड में चला जाए। बड़ा आसान सी बात है, सबको ही पता होगी ये बात। फिर पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स यूजिंग यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा, जब व्हीकल दौड़ेंगे सड़क पर, जब दौड़ते हैं तो एयर फ्रिक्शन से चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं उस बॉडी पर, उस ट्रक के, और उसमें कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल होगा, पेट्रोल डीजल, तो उसमें आग लग सकती है उन चार्जेस से, स्पार्किंग की वजह से। तो करते क्या है, रोप्स लटका देते हैं मेटालिक, ताकि कोई यदि एक्स्ट्रा चार्ज पैदा हुआ भी तो उसकी हो जाएगी ग्राउंडिंग। फिर अगला क्या है, अ बर्ड परचेस ऑन अ बेयर high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? तो पोटेंशियल डिफरेंस का चक्कर है। जब चिड़िया विड़िया बहुत हाई टेंशन लाइन पर बैठती है तो उसके पैरों के बीच में सेपरेशन बहुत कम होती है। ये पैर बना दिए मैंने उस चिड़िया के ये पैर बना दिए मैंने, ऐसी बैठी हुई है वो। तो ये देखो, ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसके पैरों के बीच में। और उसकी जो बॉडी होती है वो उतनी कंडक्टिंग भी नहीं होती। तो दो रीजंस हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है और ये इसकी बॉडी उतनी कंडक्टिंग नहीं है, तो बहुत स्मॉल वैल्यू के करंट्स उसकी बॉडी में से बहते हैं, तो उसको शॉक वॉक नहीं लगता है। पर वही कोई पर्सन यदि ग्राउंड पर खड़ा हो जाएगा और हाई टेंशन लाइन को पकड़ेगा तो उसका एक कांटेक्ट पॉइंट वो हाई टेंशन लाइन हो गया, एक हो गया उसका पैर जमीन। तो दोनों के बीच में, क्योंकि जमीन यानी ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0, और वो मान लो 13 केवी की लाइन है तो पोटेंशियल डिफरेंस 13,000 वोल्ट हो जाएगा। और इतना ज्यादा वोल्टेज और ह्यूमन बॉडी होती है कुछ हद तक कंडक्टिंग, तो बहुत सारा करंट उसकी बॉडी में से बहेगा। उसी को कहते हैं अपन फेटल शॉक, मौत वौत भी हो सकती है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल 2.8, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3d/4 where d is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो ये है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि प्लेट एरिया है A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है D, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जब प्लेट्स के बीच एयर प्रेजेंट है। अब क्या किया है, अब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला 3d/4 थिकनेस वाला एक स्लैब इसमें पुट कर दिया है, प्लेस कर दिया है। यह है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इसकी थिकनेस बोली हुई है 3d/4। तो इसको एक मेथड पहले लगाकर करते हैं, फिर एनसीईआरटी में जो दिया है इसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसा स्लैब जब आप प्लेस कर देंगे तो हमसे पूछा है कि उसकी नई कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो इस तरह का स्लैब यदि यहाँ पुट किया होगा तो ये दो कैपेसिटर्स का सिस्टम हो जाएगा जो आपस में सीरीज में होंगे। चार्ज तो सेम रहेगा, ओरिजिनल जो था दोनों प्लेट्स के ऊपर वो तो उतना ही रहेगा, पर ये सिस्टम बन जाएगा दो कैपेसिटर्स का जो सीरीज में कनेक्टेड है। पहले इसकी बात करें यदि, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, C1 लिखता हूं मैं इसे। C1 कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एरिया तो इसका A है जो पहले भी था, ओरिजिनल जो कैपेसिटर था उसका एरिया भी, प्लेट एरिया A था, ये भी A ही है, एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D, और D कितना है 3d/4, 3d और ये 4 हो गया, तो ये हो गया C1। इसी तरह C2 कितना होगा, ये जो कैपेसिटर फॉर्म होगा यहाँ एयर कैपेसिटर, ये कितना होगा, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D कितना होगा इसके लिए d/4, d/4। तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D को यदि x बोल दें, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी अभी निकालनी है, इसको x बोल दिया, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, इसको 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
तो के एक्स बाय 3 ये हो जाएगा। इस तरह ये दो कैपेसिटर्स हैं, हाल फिलहाल मैंने उसे एक्स मान लिया है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या जानते हैं हम? दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम यानी इन दोनों का करना है ऊपर प्रोडक्ट, के एक्स बाय 3 इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन इनका एडिशन। तो एडिशन कितना हो जाएगा? के एक्स बाय 3 प्लस एक्स कर रहे हैं यानी के एक्स प्लस 3x अपॉन 3। तो ये 3 हुआ कैंसिल, फिर x कॉमन आकर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बचा? ये के एक्स अपॉन के प्लस थ्री। ऐसा हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और x हमने किसको सपोज किया था? सी इक्विवेलेंट। यही हमको बताना है कि नई कैपेसिटी कितनी हो गई, और x की जगह सब्सटीट्यूशन करते हैं। x कितना माना था हमने? वो था 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो उस 4 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो सी नॉट के बराबर है। यानी नई कैपेसिटी हो जाएगी 4k अपॉन के प्लस 3 सी नॉट। तो ये इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4k अपॉन के प्लस 3 सी नॉट। या फिर इस मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब वो एयर कैपेसिटर था तो फील्ड कितनी होगी प्लेट्स के बीच? वी नॉट अपॉन डी। जब कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था तब ये होगी फील्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो होगा वी नॉट के बराबर। यानी वी नॉट होगा ई नॉट इंटू डी। वी इज इक्वल टू ई इंटू डी फॉर्मूला लगा रहे हैं। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज नाउ इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक रखने पर फील्ड कितनी हो जाएगी? फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक में। डाइलेक्ट्रिक में ये हो गई फील्ड ई नॉट बाय के। पोटेंशियल डिफरेंस फिर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं ई इंटू डी। तो जहां डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है वहां पर फील्ड क्या होगी? ई नॉट बाय के। ये फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और ये डी कितना है? वो 3d बाय 4। और एयर जहां पर है वहां पर ई इंटू डी लगाएं तो ई नॉट इंटू डी बाय 4। और इसको सॉल्व करा हमने तो ये आ गया वी नॉट के प्लस 3 अपॉन 4k। यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया इस फैक्टर से। और चार्ज सेम है तो Q इज इक्वल टू होता है सी वी। तो चार्ज सेम है तो C और V में क्या रिलेशनशिप होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का। या फिर डायरेक्ट ये लगा दें C बराबर Q नॉट बाई वी। यह पहले का चार्ज और नया पोटेंशियल ये रख देंगे के प्लस थ्री अपॉन 4k ऊपर जाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसा सोचकर भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स। 4 कैपेसिटर्स यहाँ दिखाए हुए हैं, C1, C2, C3 और C4। हर एक की कैपेसिटी कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड। इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। ये दिख रहे हैं आपको वो 3 कैपेसिटर्स, C1, C2, C3, और ये है चौथा C4। और ऐसे सिस्टम को 500 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। डिटरमिन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। अब इक्विवेलेंट के लिए हर कैपेसिटर कितने का? 10 माइक्रोफैरेड का। ध्यान से देखें, मान लो इस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव जोड़ा ही हुआ है, वैसे भी दिखा रहे हैं इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, यानी ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो एक बार इसकी स्टडी करेंगे आप तो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि C1, C2, C3 ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में है। सीरीज में है और कितने के हैं? हर एक 10 माइक्रोफैरेड का। यानी ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनका इक्विवेलेंट हम कितना कह सकते हैं? तो आपको पता है कि सीरीज में कैपेसिटी का रेसिप्रोकल सम ऑफ कैपेसिटीज के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। और यदि हर एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का है और ऐसे 3 कैपेसिटर्स हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10 बाय 3 हो जाएगी। तो इस ब्रांच को हमने सॉल्व कर लिया। कितनी आई इक्विवेलेंट कैपेसिटी? 10 बाय 3 माइक्रोफैरेड। और फिर जो वो एक बन जाएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, और पैरेलल में कैपेसिटीज ऐड हो जाती हैं। तो ये होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। आराम से ऑब्जेक्टिव आने पर इस तरह सॉल्व कर देंगे कि ये तीनों हैं सीरीज में, हर एक की वैल्यू 10 है,
तो इक्विवेलेंट होगा 10/3, ये रट लेना चाहिए। और फिर वो एक इसके साथ पैरेलल में है, तो 10/3 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 40/3, ये इसका आंसर होगा। 13.33 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। तो ये तो सॉल्व हो गया इस तरह। फिर द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक पर कितना चार्ज होगा ये फाइंड करने के लिए, हर एक पर कितना चार्ज होगा ये फाइंड करने के लिए 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड और इसका पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या लगा दें, ये हम निकाल रहे हैं Q4। इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू होता है CV, C इज 10 माइक्रोफैरेड, तो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने फैरेड में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500, ये 1 2 3 जीरोस कम हो जाएंगे, 5 इंटू 10⁻³ कूलम ये इस पर चार्ज होगा, इस कैपेसिटर पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट। अब ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाएं यदि, तो चार्ज सेम होता है तो पोटेंशियल डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटी, पर यहाँ कैपेसिटीज इक्वल है तो चार्ज भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों पर चार्ज होगा इक्वल, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3, और ये कितना होगा, फिर से फॉर्मूला CV लगाएंगे, तो C तो है 10 माइक्रोफैरेड, पर V कितना होगा, V होगा 500/3। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों के क्रॉस। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 1/3, ये 10, ये हो गया 5/3, बल्कि 5/3 इंटू 10⁻³ कूलम, ये चार्जेस निकल गए। अब क्या बोला है आगे, नोट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन प्लेट विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज पूछते हैं कैपेसिटर पर, मतलब ये जो चार्जेस होते हैं हमें मालूम है इक्वल ऑपोजिट होते हैं, तो किसी एक पर चार्ज या उसकी पॉजिटिव प्लेट पर मौजूद जो चार्ज है वो पूछा हुआ होता है, मतलब नेट चार्ज तो जीरो होता है। तो जब भी बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब पॉजिटिव प्लेट पर प्रेजेंट चार्ज हमको बतलाना होता है, तो ये तो हमको मालूम है। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं, इसमें भी यही बोला होगा, पर शॉर्ट में यदि आपको इसको करना है तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले पार्ट में जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी थी तो हमने देखा C1 C2 और C3 ये सीरीज में, इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी 1/C' इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों बराबर हैं तो इक्विवेलेंट आ गया ये 10/3 माइक्रोफैरेड। और फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, तो 10/3 प्लस 10 किया 13.33 माइक्रोफैरेड आ गया। फिर क्या पूछा था हमसे, नेक्स्ट हमसे पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या चार्ज पूछा था फ्रॉम द फिगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज दिख रहा है आपको कि हर एक पर चार्ज कैसा है, सेम है, इन तीनों पर जो ऊपर लगे हुए हैं तीनों पर सेम है। पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उस पर प्रेजेंट चार्ज अपॉन उसकी कैपेसिटी, Q/C1 Q/C2 Q/C3 का एडिशन 500 के बराबर, और इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका आंसर, यही अभी हमने किया था 10/3 माइक्रोफैरेड इंटू 500, सॉल्व करने पर 5/3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आया था। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी किया हुआ है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल 2.10, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery, फिगर ए। इस फिगर में दिख रहा है ये कैपेसिटर है 900 पिकोफैरेड का, और इसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो जब इस कैपेसिटर को इस बैटरी से चार्ज करेंगे तो थोड़ी देर के बाद इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो जाता है, और इसकी प्लेट्स पर आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये पूछा हुआ है हमसे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा,
मैं आपको याद दिलाता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यदि हम v की जगह क्या रख देंगे क्यू बाई सी, या फिर होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला सूटेबल है वो हम लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि कैपेसिटी थी 900 पिको फैरेड। तो पिको मतलब 10 टू दी पावर -12, ये याद आ जाना चाहिए। कैपेसिटी 900 पिको फैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस जिस बैटरी के अक्रॉस उसे कनेक्ट किया है वो है 100 वोल्ट की बैटरी, यानी वी था 100 वोल्ट। हमसे पूछा था एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, तो डायरेक्टली हम क्या लगा सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हाफ क्यू वी लगाना चाहेंगे तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा सी वी के फॉर्मूले से, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं यू बराबर हाफ सी, सी इज 900 पिको फैरेड इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 4, ये 4 और ये 2 6 हुए, ये हुआ 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें हमसे क्या पूछा था एनर्जी स्टोर्ड। पर यहाँ पर क्या किया है, Q इज इक्वल टू सी वी पहले निकाला है चार्ज, उसके बाद फिर हाफ क्यू वी का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ही बात है, आप डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमको पता है। तो ये तो हो गई एनर्जी स्टोर्ड। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे थे, सेकंड पार्ट में हमसे कहा है, क्या बोला है, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब इसको डिसकनेक्ट करके अनादर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट किया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। पहले उसे चार्ज किया 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाकर और फिर डिसकनेक्ट करके दूसरे 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो हमको बताना एनर्जी कितनी होगी। तो in steady situation the two capacitors have their positive plates at the same potential and their negative plates at same potential. Let the common potential difference is V dash. कॉमन पोटेंशियल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यदि आपको मालूम है तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जैसे इस प्रॉब्लम के लिए उसे लगाएं तो C1 कितना है 900 पिकोफैरेड, C2 भी 900 पिकोफैरेड है, और कनेक्ट करने के पहले V2 दूसरा वाला अनचार्ज है यानी ये जीरो होगा, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो 900 पिकोफैरेड ये हुआ इनटू V1 वो है 100 वोल्ट, और नीचे क्या आएगा 1800, दोनों ही 900 पिकोफैरेड के हैं। क्या आएगा 1800 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये कैंसिल आउट, ये दो बार कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 50। यानी हर एक पर बाद में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद में 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस आ जाएगा। तो ऐसा हुआ, और अब क्या करना है, हमको बताना है कि बाद में कितनी एनर्जी हो गई सिस्टम के पास। तो हर एक की एनर्जी निकालते हैं, V कॉमन है दोनों में, वैसे क्या लिखेंगे हम, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर प्लस V कॉमन है, कॉमन कर लिया, अंदर C1 प्लस C2 कर दिया, ये होगी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी। तो ये हाफ V स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर 2500, फिर ये एडिशन दोनों कैपेसिटीज का, दोनों पिकोफैरेड में दी हुई थी, तो 1 2 3 4 जीरो इसके कम कर देते हैं, 4 जीरो कम करेंगे तो ये होगा -8, और क्या क्या बचेगा, ये 18 जो है 2 से कैंसिल 9 टाइम्स, और ये हुआ 225 इंटू 10 टू दी पावर -8 जूल। ये होगी टोटल एनर्जी सिस्टम की बाद में, और इसे 2.25 लिखे तो 2.25 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये इसका आंसर होगा। बाद में सिस्टम के पास ये एनर्जी होगी जो ये निकाली हुई है। ये क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लेना इसमें, तो पर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव बनकर, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर हाफ कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ये क्यों, क्योंकि हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर ये बाद की एनर्जी होगी, और V1 V2 दोनों V के बराबर हैं जो कॉमन पोटेंशियल है।